जी अस्सलाम वालेकुम पिकनिक मनाने वाले साथियों। और मेरी दुआ है कि बाकी सारी कौम भी पिकनिक मनानी शुरू कर दे। अगर पिकनिक को अडॉप्ट कर लें तो वाकई ये एक कुदरती निज़ाम जो है वो ऐसी खुराक हमें पैदा करता है जिसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये पिकनिक ही है। हमने अपने हाथ काट के लोगों के हाथ में दे दिए और जिसकी वजह से जो पौधा अल्लाह ताला ने बनाया था हमें ख़ुराक मुहैया करने के लिए, हमने उसको उल्टी खुराक देनी शुरू कर दी और उसका सारा निज़ाम जो है उसको तबाह व बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आज से सारे हम इन मुश्किलात में गिरे हुए हैं। लहसुन और प्याज जो है ये हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा हैं। हर सालन हर हांडी जो हम बनाते हैं उसमें लहसुन भी इस्तेमाल होता है और प्याज भी इस्तेमाल होता है। और इसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन जो है वो उसको मीट अप नहीं कर रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन और प्याज बाहर से इंपोर्ट होता है। लहसुन की आप मिसाल ले लें कि 80% के करीब 2 साल पहले 80% के करीब हमारी कंजम्पशन जो थी वो इंपोर्ट के ऊपर मुनहसर है, जिसका इन्हिसार था इंपोर्ट्स के ऊपर। और 3-4 साल पहले फिर हमने सोचा कि ये मसला क्या है। मसला ये था कि हमारा तरीक़ा काश्तकारी जो था वो गलत था। हम खेलियाँ बना के खेलियों के ऊपर प्याज के कान लगा देते थे, यानी कि नर्सरी लगा देते थे, या लहसुन की पोथियाँ लगा देते थे। अब इसमें खाद भी डालते थे, फिर उसके बाद बहुत सारी स्प्रे फंजीसाइड की भी स्प्रे करनी पड़ती थी, तेले वेले की भी स्प्रे करनी पड़ती थी, और हर किस्म की स्प्रे कई यानी कि स्प्रे करने पड़ते थे, और साथ खादें भी हम डालते जा रहे थे। और गोडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, पानी फार्मर ज़्यादा लगाते थे, और उसकी वजह सारा करने के बावजूद भी पैदावार जो है वो बड़ी हद तक 50-60 मन से ऊपर नहीं जाती थी। अब इस मसले का हल हमारे पास था, पिकनिक के पास था। हमने कहा फार्मर्स को कि आप भी पिकनिक के ऊपर लहसुन और प्याज लगाना शुरू करें। और लहसुन और प्याज जब फार्मर्स ने पिकनिक के ऊपर लगाना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि उसके गंडे का साइज़ क्या है, और ये बग़ैर खाद और बग़ैर स्प्रे और बहुत ही एक आध पानी के ऊपर जो सारी पैदावार है, और किसी किस्म की कोई गोडी इसके ऊपर नहीं हुई। अब गंडे का साइज़ तो आपने देख लिया। अब इसके ऊपर जो असल इन्हिसार है वो गंडे का साइज़ और कितने गंडे हम फ़ी एकड़ पैदा कर लें, और लहसुन का हो या प्याज को, कितने गंडे फ़ी एकड़ हम पैदा कर लें, उसको ज़रब दे लें तो उतनी आपकी यील्ड आ जाएगी। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि देसी प्याज लगाएं आप, और देसी ही लहसुन लगाएं, और 4 बाई 4 इंच के ऊपर उसका पौधे से पौधे का फासला कर लें। इस तरीके से तकरीबन 2,35,000 के करीब पौधे फ़ी एकड़ आपके बनेंगे, और 2,35,000 पौधे जो हैं वो एक बहुत ही अच्छी पैदावार, यानी कि 300 मन के करीब अगर आप सही तरीके से लगाएं तो 300 मन के करीब बग़ैर किसी खर्चे के, सिवाय बीज के और एक आध पानी के, और कोई ख़र्चा नहीं है, कोई गोडी नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, कोई खाद नहीं है। तो मैं आपको इसकी फ़र्द कुछ वीडियोस भी दिखाता हूँ, और उसके बाद तरीक़ा काश्तकारी भी, उसकी वीडियोस भी दिखाता हूँ। शुक्रिया। ये प्याज देखिए आपका, यानी कि एक बड़े जो प्याला है उसके अंदर रखा हुआ है, और इसकी साइज़ आप देखें कि बहुत ही खुशकुन है। अस्सलाम वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया। असल मुबारक के आप हैं, आपके बताए हुए तरीके पे हमने अमल किया है, और आज ये बच्चे इतने खुश हैं माशाल्लाह। इनकी खुशी देख के मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और यकीन जाने के इलाके के बड़े बड़े जो काश्तकार हैं, ठेकेदार हैं, वो उनकी आंखें फटी रह गई, और वो यकीन नहीं कर पा रहे बगैर खाद के, बगैर गोडी के, बगैर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वेजिसाइड के ऐसी प्रोडक्शन की जा सकती है। ऑल क्रेडिट गोस टू यू सर।
जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व आज बरकातुहू। मैं आज मैं मियाँ साहब के जो फार्म है मियाँ शेखपाल साहब का सदर के पास वहाँ पे आया हूँ दोबारा। मियाँ साहब से रात मेरी बात हुई तो मैंने उनसे इजाज़त ली तो मैं फिर आ गया यहाँ पे। मियाँ साहब का एक इंटरव्यू था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया था और उस इंटरव्यू में बड़ी पजीराई मिली और काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर सवाल किया। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा से उन लोगों ने उठाया कि जी आपने करीब से फसलों को नहीं दिखाया, उसका मायने नहीं कराया। आपने कहा ये बेस्ट है फसल, तो आप इसके बारे में कैसे कर सकते हैं क्योंकि कह सकते हैं, और क्योंकि पौधा जो है वो आपने करीब से नहीं दिखाया तो इसलिए आप काइंडली ज़रा उसको पौधे को करीब से दिखाएं। तो मैं उस चीज़ को लोगों को विटनेस करवाने के लिए आया हूँ दोबारा आज। तो ये देखें व्यूअर्स, ये सारे का सारा पिकनिक के ऊपर लगा हुआ है और ये पिकनिक अल्हम्दुलिल्लाह ये पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी और या पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, जिसके मौजूद डॉक्टर शशीर साहब हैं, और उसके बाद हमारे स्वाति मोहतरम मियां से इकबाल साहब हैं। ये उनके जीवन की हेल्थ है। ये मैं करीब से आपको पौधा दिखा रहा हूँ, आप जरा इसको देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। पौधे की हाइट जो है इस वक्त वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3.5 फुट के करीब है। और इसके जो स्टेम का साइज है, अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूँ, आप ये स्टेम का साइज देख लें। और ये माशाल्लाह टू मच हेल्दी। और इसकी ये सारे पौधे की हाइट और लीव्स की सेहत देख लें। ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 फुट से भी ही ज़्यादा है। सो व्यूअर्स, ये आपके लिए खास मैं दोबारा आया और आके इसको मैंने विटनेस करवाया। हमारे कुछ दोस्त भी हैं फार्म के ऊपर इसको विजिट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि पिकनिक पे अमल करते हुए मल्च के साथ जो इसके रिजल्ट्स आए, ये किसी भी दूसरा तरीका का निज़ाम काश्तकारी उसके मुताबिक ये बिल्कुल है ही नहीं। ये रिजल्ट आ ही नहीं सकता और ना ही ये आते हैं। और आप जब नेचर में बिलीव करते हैं, कुदरत पे बिलीव करते हैं तो अब आप देखिए कि इसमें जो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस तरीके से जिस तरह हम रिकमेंड करते हैं कि आप अगर ट्रैक्टर जो हमारा दरमियाने साइज़ का ट्रैक्टर है उसके टायर जो हैं, टायर का साइज़ जो है वो 60 इंच के ऊपर होता है। यानी कि पिछले टायरों में अगर देखें तो सेंटर ऑफ द टायर और दूसरे टायर के सेंटर ऑफ द टायर 60 इंच बनता है, 5 फुट होता है। और अगर हम 18 इंच का टायर के लिए जगह छोड़ दें तो दरमियान में 42 इंच का हमें बेड बनाना पड़ता है। अब 42 इंच का जो बेड है ये कोई हदीस नहीं है, ये ट्रैक्टर के साइज़ के हिसाब से इसको बनाया गया है। मसला ये है कि हमारा जो बेड्स हैं ये परमानेंट बेड्स हैं और इनको हमने दोबारा ढाना नहीं है, इनको गिराना नहीं है, इनको दोबारा बनाना नहीं है। इसलिए इन्हीं बेड्स के ऊपर फसल दर फसल हमने काश्तकारी करनी है और फसल काश्तकारी करने के लिए हमें ट्रैक्टर गुजारने पड़ेंगे। तो इसलिए ट्रैक्टर खेली में से गुजरे और बेड के ऊपर जहाँ पे हमने फसलें उगानी हैं वहाँ पे ट्रैक्टर ना चढ़े, इसलिए इसका साइज़ इस तरीके से रखा गया है कि ट्रैक्टर आराम से इसमें से गुजर जाए। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। आप अगर ट्रैक्टर छोटा हो या बड़ा हो तो खेली और बेड का साइज़ को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी सॉइल कंडीशंस के मुताबिक। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आपकी अगर कोई फसल बड़ी लगानी है जो साइड पे लगती है, तरबूजा है और बहुत सारी बेलदार चीज़ें, उसको बड़ा भी बेड किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि आप स्टैंडर्ड बेड्स रखें ताकि आप फसल जो है आपकी इसी तरीके से लगती रहे। अब इस बेड के ऊपर आप देखिए कि 8 या 9 लाइनें आप लगा सकते हैं लहसुन की 4 बाई 4 इंच के ऊपर और तकरीबन 2,35,000 पौधे फ़ी एकड़ आपके बन जाएंगे। अब इसमें ये देखिए कि किस तरीके से मल्च की जाती है, यानी कि पौधे लगाने के बाद उसके ऊपर फौरी तौर पे ऊपर पराली वगैरह की मल्च कर दी जाती है ताकि जो ज़मीन है वो कवर हो जाए, टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, मॉइस्चर जो है वो उसका ज़्यादा ना हो और मॉइस्चर का ज़्यादा ना होने की वजह से हमारी जो फसल है वो ठीक हो, गोडियाँ ना करनी पड़ें, खाद ना देनी पड़े, स्प्रे ना करने पड़ें। ये सारे जो चीज़ें हैं ये पूरा एक रेसिपी है। ये पूरे चीज़ों को आप करेंगे तो फिर आपके रिज़ल्ट सही आएंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ बेड बना दिए और गहरा हाल नहीं चलाया, कार्ड नहीं तोड़ा, या आपने बेड्स बना दिए और ऊपर उसके मल्चिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की तो आपको वो रिज़ल्ट आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप अच्छे तरीके से काश्त करने के लिए
3-4 चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि आप ज़मीन अपनी अच्छी तरीके से लेवल करें ताकि बेड्स के ऊपर किसी तरह भी पानी ऊपर ना चढ़े। खेली के अंदर पानी लगाना है और आधी खेली का पानी लगाना है, जिस तरह इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद यह है कि लेवल करने के बाद गहरा हाल ज़रूर चलाएं ताकि नीचे कार्ड ना हो और पानी का जो है वो फौरी तौर पे जज़ब हो जाए। यानी कि खेली के अंदर जब आप पानी लगाते हैं तो आइडिया ये होता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर आप की खेली जो है उसमें पानी खुश्क हो जाना चाहिए, जज़ब हो जाना चाहिए बेड के अंदर। और उसके बाद बेड बनाना है और बेड ऐसा बनना है कि उसके ऊपर पानी ना चढ़े, खेली के ऊपर पानी जाए, और फिर उसका ऊपर मल्च करनी है ताकि आपका दर्जा हरारत जो है ज़मीन का वो मेंटेन रहे और पानी की इवेपोरेशन ना हो, पानी उड़े ना, पानी देना ना पड़े और फिर गोडी ना करनी पड़े और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर उसका इन्हिसार है। तो ये सारी चीज़ें आप अमल करेंगे तो आपकी अच्छी पैदावार आएगी और किसी किस्म की कोई खाद नीचे या ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो है हाथ से लगाने का। इसके बाद कोई मशीनी तरीके भी आ गए हैं। ये मशीनें चाइना से कुछ दोस्तों ने इंपोर्ट की थी और उसका मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारे मियां अरशद इकबाल साहब ने मशीनें यहाँ पे लोकल भी डेवलप कर रही हैं और वो बड़ी अच्छे तरीके से कामयाबी से चल रही हैं। और अगर मशीनें आपने लेनी हो तो यहाँ पे भी एक अच्छी मशीनों की जो है वर्कशॉप मियां चंद वगैरह में अवेलेबल है, शायद शरीफ सन्स के नाम पे है, तो उनसे आप रब्ता करके ले सकते हैं। और ये मैकेनिकल, यानी कि अगर आपने ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मकदार में ज़्यादा बड़े खेत लगाने हो तो इस तरीके से फिर आप उसको लगा सकते हैं। अब इसमें जो है जो लाइनें हैं वो थोड़ी हैं। हमारी जो रिकमेंडेशन, पिकनिक की रिकमेंडेशन है, कम से कम 8 लाइनें जो हैं वो 42 इंच की बेड के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेड मशीनें हैं उसमें लाइनों की तादाद 2, 3, 4, 5, 6 है, 2 लाइनें कम हैं। तो बीज भी जो है उसकी एक रेगुलर जो है मकदार आप देखते होंगे वो नहीं गिरती। तो अभी तक मशीन जो है वो परफेक्ट कोई नहीं है और उसमें बेहतर यही है कि हम कोशिश करें कि हाथ से ही लगाएं, निशान लगा के और हाथ से ही लगाएं ताकि हर पौधे से पौधे का फासला जो है वो बराबर रहे और वो बिल्कुल ठीक तरीके से हमें पैदावार दे सके। और फिर अच्छे तरीके से आपने मल्च करनी है ताकि गोडी ना करनी पड़े, खाद ना देनी पड़े और कोई स्प्रे ना करना पड़े और बहुत ही थोड़े पानी के साथ हमारी फसल तैयार हो जाए। ये लहसुन के बारे में और प्याज के बारे में ये है। और प्याज के बारे में अगर आप थोड़ी सी मैं और तफसील बता देता हूँ आपको कि प्याज जो है वो डेक सीडिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए प्रेसीजन प्लांटर जो हम बाकी फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक एक बीज जो है वो आराम से लगा देगा। अगर आपने पनीरी लगानी है तो पनीरी जो है वो इस तरीके से हो कि बहुत पतली बारीक पनीरी ना हो। जब तक पनीरी की नीचे गंडी ना बने उस वक्त तक आप पनीरी जो है उसको शिफ्ट ना करें। और पनीरी जो है बहुत संगनी मत लगाएं, विल्ली करके लगाएं और उसके नीचे जब गंडी बन जाए तो उस वक्त फिर उसको ट्रांसप्लांट करें। तो यही मेरी गुजारिशात थी और इस बारे में मेरे ख़्याल में काफ़ी मैंने आपके साथ इल्म शेयर कर दी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप्स में कर सकते हैं।